नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, ब्राह्मण साम्राज्य और शक पल्लव और कुषाण शासकों के बारे में पूरी डिटेल से हमने पढ़ा था। इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये गुप्त साम्राज्य जो है हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत से जनरली एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चूंकि चैप्टर है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। अभी किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी आप पढ़ेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन से यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पहले ही लाइन से क्वेश्चन आपका बन गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक क्या कौन था, ये श्रीगुप्त था, जो 240 और 280 ईस्वी के मध्य में था शासक। इसका मतलब शासनकाल। तो इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि गुप्त में तो बहुत सारे गुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, श्रीगुप्त हैं, इस तरह से बहुत सारे गुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं। तो गुप्तों में आपको इसको कुछ श्रीगुप्त को याद रखना है कि श्रीगुप्त की ने स्थापना करी थी गुप्त साम्राज्य की, ठीक है। तो याद रखने का ट्रिक इसको ऐसे कर ध्यान रख सकते हैं कि जैसे श्रीगुप्त, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, श्री गणेश करते हैं, कुछ भी काम का श्री गणेश करते हैं। तो इससे ध्यान रख सकते हैं कि श्री गणेश करना मतलब किसने श्री गणेश किया था गुप्त साम्राज्य का, तो श्रीगुप्त ने किया था। तो ये श्री लगा हुआ है आगे, तो आप समझ जाएंगे कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी, यानी कि श्री गणेश किया गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। तो ये ट्रिक था छोटा सा। चलिए आगे देखते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच था, ठीक है। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का महान शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, ये ऐसा मान सकते हैं। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी, यानी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, ये उनकी जो राजकुमारी थी उनका नाम था कुमार देवी, से विवाह किया इसने, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये दोनों ही लाइन जो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, ये दोनों ही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कि फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी, और गुप्त वंश का महान सम्राट जो हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब समुद्रगुप्त ने इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण करी, और इसे राजकवि भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं सिर्फ इतने शब्दों में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपको सिर्फ पॉइंट यहाँ ये ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार आज तक पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और इसने जो है अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसमें से तीनों उपाधियों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है परम भागवत। परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी थी, समुद्रगुप्त ने करी थी। और कविराज किसे कहा जाता था, तो कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया। देखिए, गुप्त संवत की स्थापना शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त अलग है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का था, और चंद्रगुप्त ये जो है ये गुप्त साम्राज्य का था शासक। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त ने करी है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ये जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है, ठीक है, लगाया गया है। तो ये जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शासक को, गुप्त वंश के किस शासक को वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या लगाना है,
कि समुद्रगुप्त, ये पहले भी आज इसको पढ़ा चुका हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ये आपको ध्यान रखना है, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, और यहाँ पे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो हरिसेन किसके दरबार में रहता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था हरिसेन। और देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया भारत। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, पूछेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपका मेगस्थनीज आया था। ठीक है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शकों पे विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। आगे देखिए, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ये जो साब है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नवरत्न जो रहते थे ये किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। मतलब महान कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? राज दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के अलावा इसमें धन्वंतरी, छपणक और आपके अमर सिंह और शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर्ण और वराह मिहिर, जो कि वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे, वर रुचि जैसे विद्वान थे। यानी कि पॉइंट ये है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे ये नवरत्न। ठीक है, और नवरत्नों में से एक कौन थे? एक कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कालिदास भी रहते थे। इसके अतिरिक्त धन्वंतरी, ये आपको ध्यान रखना है कि धन्वंतरी भी कालिदास जी के साथ वहाँ पे रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। उसी के साथ वराह मिहिर भी रहते थे। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, कालिदास, धन्वंतरी और वराह मिहिर। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे, जो कि उनके नवरत्नों में से ये थे सब। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिन वीरसेन शैव मतांबली का था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं एक कवि भी था। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछा जाता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था? समझ पा रहे हैं? ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी ये रेट में दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण वीरसेन ने करवाया था। और वीरसेन कौन था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक सचिव था, यानी कि समझ सकते हैं उसके शासनकाल में वहाँ का उसको जो है प्रमुख बनाया गया था उस क्षेत्र का। तो ये जो है वीरसेन ने ही उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कुमारगुप्त ने करी थी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त ने करी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना ही रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कर दी। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि पिछली वीडियोज में अगर आपने देखा होगा लेक्चर, तो पता होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। और मैंने आपको बताया भी था कि पुनरुद्धार जो था सुदर्शन झील का, रुद्रदामन प्रथम ने भी करवाया था। ठीक है, तो जो रुद्रदामन ने पुनरुद्धार करवाया था उसने भी करवाया था, वो भी सही है। और स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, लेकिन दोनों का समय अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? अलग अलग टाइमलाइन में दोनों ने पुनरुद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ पे उस क्षेत्र के जो शासक थे पुष्यगुप्त, उन्होंने करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको 3 ध्यान रखना है
ये सुदर्शन झील से रिलेटेड काफ़ी, सुदर्शन झील काफ़ी फेमस है गुजरात के अंतर्गत, तो ये इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है बार बार, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक जैसे कि स्थापना किसने करी थी गुप्त वंश की, तो श्रीगुप्त ने करी, और अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था अंतिम गुप्त शासक। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखिए, साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी, भुक्ति थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बता रखे हैं, जो रेड में स्टार लगा के दिखाए हैं, इनको किसी भी हाल में, चाहे आप जैसे भी करें, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लूसेंट एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है, बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी याद होगा, ठीक है। तो इसको रिपीट करके आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ यहाँ पे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु का जो ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, किसके मतलब किसके शासनकाल में बना था, या कौन से काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ये तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। उसी प्रकार से दशावतार मंदिर, ये काफ़ी फेमस मंदिर है दशावतार, ये देवगढ़ ललितपुर में है। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ललितपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर जो है ये विष्णु से संबंधित है, विष्णु जी से ही संबंधित है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी थी, गुप्त शासकों ने। और ये गुप्त शासक की इन जो स्वर्ण मुद्राएं थी, इनको क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और उनको जो है स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन क्वेश्चनम स्मृति में मिलता है। यहाँ देखिए, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कि कोई सती होता था पहले। जैसे जो स्त्रियां जो सती क्या जाता था, मतलब पति के मृत्यु के बाद स्त्रियां जो जल जाती थी, दाह संस्कार अपना करवा लेती थी, उसको उसका जो प्रमाण है ये कहाँ से सबसे पहले मिला था, तो ये भानुगुप्त के अभिलेख, जो भानुगुप्त ने अभिलेख बनवाया था एरण अभिलेख में, तो इस एरण अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक राजा थे, जो राजा भोजराज, इनकी मृत्यु पर उनके पत्नी ने सती किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटन्नी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म बनाया। उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का चिन्ह, राज्य चिन्ह था। यानी गरुड़ जो पक्षी होता है वो जो गुप्तों का है वो राज्य चिन्ह था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं, जो 29 गुफाएं हैं अजंता में टोटल, तो उसमें से बाकी खत्म हो चुकी हैं, मतलब टूट फूट गई हैं, बाकी 6 बची हुई हैं, तो ठीक है। जिनमें से गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ये भी CHSL के अंतर्गत या CGL के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की कौन सी नंबर की गुफा के अंतर्गत मरणासन राजकुमारी का चित्र है। तो ये जो है गुफा नंबर 16 है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुफा नंबर आपको 16 ध्यान रखना है। और जो गुफा नंबर 16 और 17 है ये गुप्तकालीन है।
और बाकी की जो गुफाएं हैं अलग अलग, वो अलग अलग शासनकाल से संबंधित हैं, लेकिन गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित हैं। और जो 16 में है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। चित्र मतलब एक पेंटिंग है जिसके अंतर्गत ये जो राजकुमारी थी उनका उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस आपको ध्यान रखना है। और गुफा संख्या जो 17 है, इसके चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमणम और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध के जीवन चरित्र से रिलेटेड पूरी जो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी घटनाएं थी उनको एक अलग अलग चित्र के माध्यम से गुफा नंबर 17 के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, चित्रशाला। तो ये इस तरह से पूछा जाता है कि अजंता की गुफा में गुफा नंबर 17 में 17 को क्या बोला जाता है, तो चित्रशाला बोला जाता है। यह बौद्ध धर्म से मतलब बुद्ध के जन्म, जीवन और महानिष्क्रमण इस तरह की टोटल चीज़ों से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय यानी शाखा से संबंधित हैं। और आगे देखिए, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पंचतंत्र की रचना किसने करी, पंचतंत्र की रचना किसने करी है, विष्णु शर्मा ने। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है, ज़्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने करी है, जो कि संसार का दूसरा सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ है बाइबल के बाद। और यह 5 भागों में टोटल बांटा गया है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांत की किसने रचना करी थी। सूर्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है, आर्यभट्ट हैं। आगे देखिए, वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, इस तरह के और भी बहुत सारी रचना करी हैं वराहमिहिर। ये वराहमिहिर जो थे अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था किसके शासनकाल में थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ था ये, नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, वहीं पे वराहमिहिर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वराहमिहिर की जो कुछ रचनाएं हैं अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अभी तक ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे ज़्यादा नहीं जाते हैं इससे। और गुप्त काल में पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा है। ठीक है, और संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। यानी गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत राज्य भाषा थी। आगे देखते हैं, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग जो बोला जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये आपका गुप्त काल खत्म होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक और राजवंश है जिनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी है, कभी कभी क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है, तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रख लीजिए, उतना ही बहुत है। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था, इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, शशांक जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष बोलते थे, इसको कटवा दिया था। तो किसने, ये सीधा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको कि बोधि वृक्ष जो था इसको किसने कटवाया था, तो शशांक ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो हर्ष को हराया था। ये हर्ष, ये आधा हर्ष लिखा हुआ है लेकिन हर्षवर्धन इसका पूरा नाम है। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। और चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। ठीक है, और आगे देखिए, पुलिस कर्मियों को जाट और भाट कहा जाता था किसमें,
वर्धन वंश में, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। और पुलिस, इनके जो वर्धन वंश में ही पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, ठीक है। और हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। यानी हर्ष चरित्र के अंतर्गत सबसे पहले प्रांतीय जो छोटे छोटे शासक नियुक्त करते थे, वहाँ के जो शासक मेन शासक होते थे, राजा, उसके अधीन जो शासक होते थे, उनके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको सिर्फ जो पॉइंट मैंने एक बार क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। देखिए, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने कटवाया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, तो हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हेनसांग आया था, ठीक है। और देखिए आगे, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी। और गुफा संख्या 17 में क्या है, बुद्ध के जीवन चरित्र से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है, जिसे चित्रशाला बोला जाता है। गुफा नंबर 17 अजंता की गुफाएं। और गुफा नंबर 16 में मर्दासन राजकुमारी की प्रतिमा, जो भी चित्र हैं वो उत्कीर्ण हैं, ठीक है। जो कि गुफा नंबर 16 और 17 ही गुप्त काल से संबंधित हैं। और भानुगुप्त जो था, उसका जो एरड़ अभिलेख था, उससे क्या प्राप्त होता है, हमको क्या पता चलता है, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, जिसमें भोजराज, ये जो भोजराज है, इसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करी। ये जो समुद्रगुप्त है, इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है अभी भी। और इसने जो है, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी और कविराज की उपाधि धारण करी थी। गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत के सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। और अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। और देखिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्नों में से कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर प्रमुख थे। और समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो ये जो है गुप्त शासक के प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा हो और चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है। और पसंद में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो दूसरी वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो चैनल को डेफिनेटली अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत लगता है तो उसको कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।